हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो कि 10th क्लास की सीबीएसई बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। तो इस चैप्टर के अंदर हम 3 स्टोरी देखने वाले हैं। पहली है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है कुर्ग और थर्ड है हमारी टी फ्रॉम आसाम। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो चलिए इस चैप्टर को पूरा हिंदी में समझना शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि 10th क्लास की सीबीएसई बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। तो चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। तो हम यहाँ पर इंडिया की झलक देखने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 स्टोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर है लूसियो रोड्रिग्स। सेकंड हमारी स्टोरी है कुर्ग, जिसके राइटर है लोकेश एब्रोल। और थर्ड जो हमारी स्टोरी रहेगी वो है टी फ्रॉम आसाम। तो हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुर्ग, जो कि लोकेश एब्रोल की है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टी फ्रॉम आसाम। तो सबसे पहले हम इसको हिंदी में समझना शुरू करते हैं। तो हमारी पहली स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में किस बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो बेकर, जैसा कि आप देख सकते हैं, बेकर कौन होते हैं? जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं उसको हम बेकर बोलते हैं। तो स्पेशली गोवा की यहाँ पर बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर्स हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि ये एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना है कैजुअल वे में या इनफॉर्मल वे में। तो यहाँ पर बेकर्स को डिस्क्राइब किया गया है एक इनफॉर्मल वे में, और बताया गया है कि उसकी आज भी एक सोसाइटी के अंदर इम्पोर्टेंट प्लेस है, मतलब कि वो आज भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर पढ़ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिजिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोस गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो नरेटर है वो बोल रहे हैं कि हमारे जो एल्डर्स हैं, एल्डर्स मतलब जो उनके पूर्वज है, तो ऑफन हर्ड मतलब कि उनसे उन्होंने बहुत सी बार सुना है कि वो रेमिनिजिंग करते हैं, मतलब कि उनके जो पूर्वज हैं उनको वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, या फिर वो जो गुड ओल्ड पोर्चुगीज़ डेज थे उनको वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। या फिर जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है रेमिनिजिंग नॉस्टैल्जिकली का थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट को याद करना। द पोर्चुगीज़ एंड देयर फेमस लॉफ ऑफ ब्रेड। तो देखिए लॉफ, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, तो इसको बोला जाता है लॉफ। तो उसके बारे में ये याद करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये जो स्टोरी है पोर्चुगीज़ टाइम के, मतलब कि जो पुर्तगाली लोग हुआ करते थे उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जब गोवा पर पोर्चुगीज़ लोग जो है रूल किया करते थे। तो अब आगे लिखा हुआ है दोज ईटर्स ऑफ लॉफ माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि दोज ईटर मतलब कि जो लॉफ को खाने वाले थे, ब्रेड को खाने वाले थे, वो वेनिस्ड हो चुके हैं, मतलब गायब हो चुके हैं, बट उनको बनाने वाले जो मेकर्स हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं या फिर वहाँ पर हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लॉफ। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि आज भी हमारे बीच में वो मिक्सचर है, मतलब कि जो मिक्स जो है मोल्डर्स हैं वो भी हमारे बीच में हैं, और जो मतलब लॉफ को बेक करते हैं या बनाने वाले जो लोग हैं वो भी आज यहाँ पर हमारे बीच में एग्जिस्ट करते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दोज एज ओल्ड। तो देखिए यहाँ पर टाइम टेस्टेड का मतलब है कि जो बहुत पुराने समय तक जिन्होंने समय की मार को झेला, वो फर्नेसेस मतलब भट्टी जो है पुराने समय की, वो आज भी एग्जिस्ट करती है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो फर्नेसेस की जो फायर थी वो आज भी बुझी नहीं है। कहने का मतलब है कि आज भी उनको यूज़ किया जाता है, मतलब यूज़ में उन्हें लिया जा रहा है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बैम्बूस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया थर्ड एंड द जिंगल। तो यहाँ पर जिंगल का और थर्ड का मतलब क्या है? जैसे कि आवाज़ सुन सकते हैं आप, थर्ड की आवाज़ कैसी होती है, उसी के साथ साथ देखिए जिंगल की आवाज़ कैसी होती है। तो ये जो दोनों वॉइस है इसको हम बोलते हैं थर्ड और जिंगल की आवाज़। तो स्पेशली यहाँ पर बताया कि वो जो बेकर्स हुआ करते थे उनके पास एक स्पेशल बेम्बू हुआ करता था, जिससे वो मतलब बेम्बू को मार करके आवाज़ निकाला करते थे। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि हेराल्डिंग का मतलब होता है कि अपने आप को अनाउंस करना। जब वो आता है तो इस तरीके से वो जब करता है, मतलब थर्ड की आवाज़ आती है और जिंगल की आवाज़ आती है। तो इस तरह की चीज़ आज भी कहीं कहीं प्लेसेस पे सुनी जा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पुराने डेज़ की बात कर रहे हैं, जहाँ पर पोर्चुगीज़ लोग जो रूल किया करते थे, तो उस वक्त ये चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन इसको आज भी सुना जा सकता है।
मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि हो सकता है उनके फादर अभी अलाइव नहीं है, मतलब जो पुराने लोग हैं वो अभी वहाँ पर नहीं है, बट जो उनके सन है वो आज भी इस फैमिली प्रोफेशन को कहीं ना कहीं कैरी ऑन कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि आज के समय पर भी ये जो बेकर्स हैं इनको पेडर के नाम से गोवा में जाना जाता है। अब चलिए आगे क्या बताया गया है। ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड इन गोवा। तो देखिए यहाँ पर नरेटर अपने चाइल्डहुड की बात करते हैं कि हमारे चाइल्डहुड में गोवा में क्या हुआ था। द बेकर्स यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मेरे चाइल्डहुड में जो बेकर्स हुआ करते थे वो मेरे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन और गाइड हुआ करते थे। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। और यहाँ पर बोला गया है कि वो कम से कम दिन में 2 बार आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो दिन में 2 बार आते थे। पहला तो जब मॉर्निंग में वो निकलते थे सेलिंग राउंड पर तब वो आया करते थे, और उसी के बाद जब वो रिटर्न हुआ करते थे अपने बास्केट को एम्प्टी करके, मतलब कि सब कुछ बेच करके, जितनी ब्रेड वगैरह होती थी उनको बेच करके, तो वो 2 बार इस तरीके से दिन में आया करते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोकस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रेट हिम। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो उसकी थर्ड की आवाज़ आती थी, जिंगलिंग थर्ड की, जिस तरीके से वो बैम्बू को ठोका करता था, तो उससे वो जो नरेटर है वो उठ जाया करते थे और फिर दौड़ करके जाते थे उससे मिलने और उसको ग्रीट किया करते थे जो बेकर्स हुआ करते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों, वो पूछते हैं, वो यहाँ पर बोल रहे हैं वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ, क्या ये इसलिए है कि हमें जो लॉफ है उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। द लॉफ वर बोर्ड बाय सम पेस्क्विन और बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो लॉफ थी वो वो जो थी मेड सर्वेंट, मतलब नौकर और नौकरानी जो होते थे उनके द्वारा खरीदी जाती थी। वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चोज केयरफुली। तो देखिए यहाँ पर ब्रेड बेंगल को आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम किस चीज़ की वेट किया करते थे। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है वेट करना, तो यहाँ पर बोला गया है कि वो किस चीज़ का वेट करते थे, ब्रेड बेंगल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो देखते थे और उसका वेट क्या करते थे और साथ ही साथ उसको बहुत केयरफुली चूज़ किया करते थे। अब देखिए आगे क्या होता है। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा मीठी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा स्वीट हुआ करती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बेम्बू स्टाफ। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो बेकर्स हुआ करते थे वो अपनी म्यूजिकल एंट्री जिस तरीके से वो दिखते थे, मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं, तो जब वो आते थे तो कुछ इस प्रकार का सीन हुआ करता था कि वो अपने बेम्बू से स्पेशली उस जैंग साउंड की आवाज़ निकाला करते थे, या उसको जब ठोकते थे तो ऐसी साउंड की आवाज़ आती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बेम्बू ऑन द ग्राउंड। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि एक हाथ से तो वो बास्केट को सपोर्ट करके पकड़ा करते थे, अपने सर पर उसको रखा करते थे, और दूसरी की अगर बात करें तो वो अपना जो बेम्बू था उसको बैंग्ड मतलब ठोका करते थे बेम्बू को ग्राउंड पर, जिससे जैंग जैंग की साउंड की या जिंगल साउंड की आवाज़ आया करती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बेम्बू। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि उसके बाद वो क्या करता था, जो लेडी हुआ करती थी हाउस की उसको गुड मॉर्निंग विश किया करता था, ग्रीट करता था, और फिर उसके बाद जो अपनी बास्केट थी उसको वर्टिकल बेम्बू पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से वो रखता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रेब्यूक एंड द लॉफ वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि हम बच्चों को क्या कर दिया जाता था, साइड में कर दिया जाता था, और मतलब एक तरीके से स्कोल्ड किया जाता था। रेब्यूक का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ स्कोल्डिंग एक तरीके से, और फिर उसके बाद क्या किया जाता था कि जो लॉफ हुआ करती थी उसको डिलीवर किया जाता था, मतलब जो सर्वेंट होते थे उनको वो बांट देता था, मतलब वो खरीदा करते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, और यहाँ पर बोलते कि हम भी गिव अप करने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैराफेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। और फिर यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम भी क्या करते थे, क्लाइंब करते थे बेंच को और पैराफेट को, और साथ ही क्या करते थे, कैसे न कैसे करके बास्केट में पीप क्या करते थे, मतलब उसमें झांकते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉफ। और फिर यहाँ पर जब नरेटर इस चीज़ को लिख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आज भी मैं उस फ्रेग्रेंस को, मतलब उस खुशबू को, लॉफ की जो है उसको मैं रिकॉल या महसूस कर सकता हूँ। लॉफ फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि जो लॉफ होती थी वो एल्डर्स के लिए हुआ करती थी, और जो बेंगल्स हुआ करती थी वो चिल्ड्रन के लिए हुआ करती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। फिर यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम इस बात की परवाह नहीं करते थे कि हमने अपने दांत को अच्छे से मतलब मांजा है या नहीं, अपने ब्रश किया है या नहीं किया है, और अपना मुंह अच्छे से धोया है या नहीं धोया है। एंड वाई शुड वी, फिर यहाँ पर बोलते हैं ऐसा हमें करना भी क्यों चाहिए।
अब देखिए आगे क्या होता है, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। फिर यहाँ पर वो बोलते हैं कि कोई क्यों जानबूझ करके मतलब प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, या फिर ये जो मैंगो लीफ को तोड़ करके जो दातुन करना है उसकी परेशानी को कौन झेले, इस तरीके से वो बोलते हैं। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और यहाँ पर बोलते हैं कि ये करना ज़रूरी है। फिर आगे बोलते हैं द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और फिर आगे रीजनिंग देते हैं कि टाइगर ने भी अपने मतलब जो है कभी अपने टीथ को ब्रश नहीं किया है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो हॉट टी, जैसे कि हम चाय पियेंगे, हॉट टी है उसको पियेंगे और अच्छे से हमारा मुंह जो है ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा, और जो टी है उस हमारे मुंह को क्लीन कर देगी। इस तरीके से यहाँ पर नरेटर बोल रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट अ स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि मैरिज गिफ्ट्स भी मीनिंगलेस हुआ करते थे बिना स्वीट ब्रेड के, जिसको बॉल के नाम से जाना जाता है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि इसी तरीके से बिना स्वीट ब्रेड के या ब्रेड के बिना जो पार्टी है और जो फीस्ट है वो भी उसके चार्म को, मतलब जो उसके अंदर एक आकर्षण आता है वो भी वो खो देती है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये कहना इनफ नहीं होगा, मतलब कि जितना कहें उतना कम है, कि जो बेकर्स हुआ करते थे वो कितने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे विलेज के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो हाउस की जो लेडी हुआ करती थी वो अपने मतलब कि डॉटर की जो एंगेजमेंट हुआ करती थी वहाँ पर वो सैंडविचेस प्रिपेयर किया करती थी। एज वेल एज यहाँ पर बोला गया है कि केक्स और बोलिनास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हुआ करते थे। क्रिसमस का जो फेस्टिवल होता था उसके साथ साथ अदर फेस्टिवल पर भी जो है केक्स और बोलिनास थे। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में बोलिनास और केक्स कैसे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। 10 इसी प्रकार से द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। प्रकार से जो बेकर्स की जो प्रेजेंस हुआ करती थी वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जिस तरीके से मतलब फेस्टिवल के अंदर केक्स और बोलिनास ज़रूरी थे, उसी तरीके से यहाँ पर बेकर्स की प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। अब देखिए आगे क्या होता है, द बेकर्स और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो बेकर्स और ब्रेड सेलर होते थे उस समय के, तो उनके पास एक पेक्यूलियर ड्रेस हुआ करती थी जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स जो भी अंडरलाइन की हुई चीज़ें हैं, जितना भी आप देख सकते हैं उसको ध्यान रखिएगा, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व योर क्वेश्चन आंसर। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और यहाँ पर बोला गया जो कबई हुआ करती थी वो एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी जो अपनी नीज मतलब जो घुटने होते हैं वहाँ तक मतलब लटकती थी, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इन आर चाइल्डहुड वी सो वेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर जो नरेटर है वो बोल रहे कि हमारे चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो बैकर्स जो हुआ करते थे वो शर्ट और ट्राउजर्स पहना करते थे, जो कि क्या थी फुल लेंथ से थोड़ी सी छोटी हुआ करती थी, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी हुआ करती थी हाफ पैंट से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वो पहना करते थे। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आज के समय पर भी अगर कोई इस तरह की ड्रेस पहनता है, हाफ पैंट पहनता है, तो उसको कहीं ना कहीं मतलब उसको कमेंट पास किए जाते हैं कि वो उसकी जो ड्रेस है पैडर की तरह लग रही है। अब देखिए आगे क्या होता है, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो बेकर्स हुआ करते थे यूजुअली अपने जो बिल्स होते थे वो क्या करते थे मंथ के एंड में कलेक्ट क्या करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो मंथली अकाउंट्स हुआ करते थे उनको एक जो रिकॉर्ड किया जाता था वॉल पर रिकॉर्ड किया जाता था, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में या फिर स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट किया जाता था, किस तरीके से उसकी पूरी डिटेल लिखी जाती थी, किससे कितना लेना या जो भी होता था वो सब वो लिखा करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो बेकिंग हुआ करती थी वो वास्तव में एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करती थी ओल्ड डेज में। द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि बेकर्स और उसकी फैमिली कभी भूखी नहीं मरी।
ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि वो उसकी फैमिली और उसके जो सर्वेंट्स हुआ करते थे वो भी हमेशा हैप्पी लगा करते थे और प्रॉस्पेरस रहा करते थे, मतलब समृद्धि उनके साथ रहा करती थी। उनको किसी भी तरह की फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुआ करते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि प्लम्प फिजिक का मतलब होता है कि प्लेजेंटली फेड बॉडी। तो एक ऐसा इंसान जो मतलब खुशी से या फिर जब किसी को खुशी होती है खुशी से मोटा होना, एक तरीके से किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा मोटा हट्टा कट्टा होता है। तो उस बात को यहाँ पर बोला गया है कि जब इस तरीके की कोई चीज़ होती थी तो लोग उसको कमेंट पास करते थे या फिर एक स्टेटमेंट ओपन टेस्टिमनी होती थी, लोग उसके कैरेक्टर के बारे में बताया करते थे, उसकी जैसी क्वालिटी हुआ करती थी कि ये खुशी से ऐसा मोटा हो चुका है या ये प्रॉस्पेरस है, इस तरह की बात यहाँ पर बोली गई है। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a beggar। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि अगर हम आज की भी बात करें तो एक ऐसा इंसान जो जैक फ्रूट की तरह मतलब अच्छा मोटा हट्टा कट्टा हो रखा है ना, फिजिकली वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी है, तो उसको इजीली कंपेयर किया जाता है एक बेकर के साथ। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।